साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ढोल पीट रही है। आज हम उसके ढोल की पोल खोलेंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, किस तरह से सेना का अपमान करते हैं और किस तरह से कर्नल रैंक तक के सैनिक अधिकारियों का अपमान करते हैं और किस तरह से वह कहते हैं कि सेना मोदी के चरणों में झुक गई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के राष्ट्रवाद की पोल खोलने के पहले हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए ताकि भारतीय जनता पार्टी के असली चाल चरित्र चेहरे का खुलासा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए तिरंगा यात्रा चला रही है। 14 मई से 23 मई तक सभी डबल इंजन के राज्यों में तिरंगा यात्रा धूमधाम से मनाई जा रही है और भोले भाले वोटरों को झूठ की बिसात पर उन्हें पटाया जा रहा है ताकि वह वोट बैंक जो हैं वो बने रहें और नए वोट बैंक बन करके तैयार हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का फायदा उठाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को वोटों में तब्दील करने के लिए, अपनी सत्ता हमेशा बचाए रखने के लिए सेना के वीरों के साहस को तिरंगा झंडा के द्वारा अपने पक्ष में भुना रही है। सभी डबल इंजन के राज्यों में वहां के मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रा की कमान संभाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल तिरंगा यात्रा बड़ी शिद्दत से निकाल रहे हैं पूरे गुजरात में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से जिताने, प्रधानमंत्री बनाने, अपनी कुर्सी बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह से पुष्कर धामी उत्तराखंड में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और भोले भाले मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता सेना को बदनाम कर रहे हैं, सेना को अपमानित कर रहे हैं और सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, आज हम उनकी पोल खोलेंगे। और इस मामले में अगर नाम लिया जाए तो सबसे पहले विजय शाह का नाम आता है, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी समाज के वोटरों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है और एक बार नहीं 7 या 8 बार विधायक चुने गए हैं और कई बार मंत्री रहे हैं। हमेशा विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार का विवादित बयान किसी के गले नहीं उतर रहा है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर कार्रवाई किया। एफआईआर करने के लिए दबाव डाला राज्य सरकार पर। एफआईआर की जो लैंग्वेज थी उसे सुधारने के लिए भी हाई कोर्ट ने लताड़ा, लेकिन अभी तक मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। इस मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था अपने शौर्य, साहस और पराक्रम से, और
इस शौर्य साहस और पराक्रम से पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था और 100 से अधिक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसी कर्नल सोफिया को मध्य प्रदेश का मंत्री कहता है कि यह तो आतंकवादियों की बहन है। मुस्लिम होने की वजह से इस कर्नल सोफिया को इस तरह की फप्तियां भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता सोफिया कुरैशी की सराहना इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वह मुसलमान है, और जो मुसलमान होता है वो आतंकी होता है, गद्दार होता है, पाकिस्तानी होता है। ऐसी सोच आरएसएस की है मुसलमानों के प्रति। भारतीय जनता पार्टी तमाम हिंदू संगठनों और शंकराचार्य तक की ऐसी ही सोच है। ऐसे में अगर विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को अपमानित करने का काम किया है तो इसकी निंदा न सिर्फ विपक्ष, न सिर्फ 140 करोड़ लोग बल्कि दुनिया के तमाम देश भी इसकी निंदा और कड़ी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक विजय शाह को दंडित करने का काम नहीं किया। न तो इसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाला गया, न इसे मंत्री पद छीना गया, और न इसके खिलाफ पार्टी में पार्टी यह कहे कि यह उसकी व्यक्तिगत धारणा है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर पार्टी ऐसा नहीं कह रही है तो इसका मतलब कि मोदी और पार्टी की मूक सहमति विजय शाह के बयान में छिपी हुई है। विजय शाह अपने से नहीं कहा बल्कि पार्टी और मोदी ने कहलवाया है, उसे अपमानित कराया है सोफिया कुरैशी को, जिसने की बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर अटैक किया, 9 से अधिक आतंकी ठिकानों का सफाया किया, 100 से अधिक आतंकियों को मारा। ऐसी वीरांगना को सम्मान देने के बजाय अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें अपमानित कर रहे हैं तो इसे एक विडंबना ही माना जाएगा। सिर्फ मनोज शाह, विजय शाह तक की बात नहीं है, उसी सरकार के एक और कद्दावर मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, ये दलित समाज से हैं। इस दलित समाज के नेता ने तो हद ही कर दी। इसने कहा इस देश की जनता और सेना नरेंद्र मोदी के कदमों को सलाम करती है। न तो इस देश की जनता सलाम करती है मोदी के कदमों में और न सेना। ऐसा कह करके इस उप मुख्यमंत्री ने सेना को अपमानित करने का काम किया है। इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं ने मोदी को वोट नहीं दिया। मोदी को सिर्फ 240 सीटें आई थी। जोड़ तोड़ करके इन्होंने सरकार बनाई है, और जैसी नीतियां, जैसा शासन मोदी का चल रहा है और जिस तरह से सेना को अपमानित करने का काम किया जा रहा, और जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, हत्याएं, आत्महत्याएं और बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि अगले चुनाव में 240 के बजाय 40 सीटें मिलना भी नरेंद्र मोदी को दुर्लभ हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो अपने अहंकार, तानाशाही रवैये, ऑपरेशन लोटस के लिए जाने जाते हैं। आपदा काल चल रहा है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न है, सीज फायर हुआ है और सीज फायर जल्दी ही खुलने वाला भी है। इसका मतलब कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लेकिन इस बीच भी अमित शाह का ऑपरेशन लोटस चल रहा। उन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को
तोड़ करके अलग कर दिया। पिछले 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पर राज किया और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे वादे में जनता आ गई और अब पश्चाताप कर रही है। तो आम आदमी पार्टी के विधायकों सांसदों को तो नहीं तोड़ सके, लेकिन जो एक पैरेलल सरकार होती है निगम पार्षद की, उन निगम पार्षदों को तोड़ दिया, क्योंकि भारी संख्या में निगम पार्षद चुन करके आम आदमी पार्टी के साथ आए थे और उनका मेयर बनाया जाना था। लेकिन मेयर आम आदमी पार्टी का न बन सके, इसके लिए शाह ने इस आपदा की घड़ी में पैसे दे करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया और तोड़ करके दो फाड़ कर दिया। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वह कभी बदलने वाला नहीं है। आपदा की घड़ी में अवसर की तलाश करने वाले अमित शाह और मोदी अगर इनकी पार्टी के नेता सेना का अपमान कर रहे हैं, सेना की महिला वीरांगना को सलाम करने के बजाय उसे अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो इसे देश की जनता देख रही है। और सेना का मनोबल खत्म करने के लिए सेना को नरेंद्र मोदी के कदमों पर झुका दिया जा रहा है, तो इसे भी इस देश की जनता देख रही है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और उस तिरंगा यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का फायदा वोट बैंक बढ़ाने के लिए करना चाहती है। और इसके लिए पूरा उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, चारों दिशाओं में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 23 मई तक निकाली जाएगी, 14 से शुरुआत हुई है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लगा दिए गए हैं इस काम पर। लेकिन दूसरी तरफ तिरंगा का अपमान भी किया जा रहा है खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। जी हाँ, जयपुर के एक विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य, इन्होंने सार्वजनिक रूप से एक भीड़ में चलते हुए, जुलूस भी कह सकते हैं, एक जुलूस में चलते हुए तिरंगे झंडे से अपनी नाक पोंछने का काम किया और पसीना पोंछने का काम किया। यह चीज़ कैमरे में आ गया और वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर लीक हो रहा कि तिरंगे झंडे से नाक पोंछने वाले, पसीना पोंछने वाले किस हद तक गिर गए हैं कि जिस तिरंगे झंडे को देश और सेना सलाम करती है उससे यह नाक साफ कर रहे हैं और पसीना पोंछ रहे हैं। और यह सब भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, जो राष्ट्रवाद की ढोल पीटते हुए नहीं आगा रहे हैं तिरंगा यात्रा में। राष्ट्रवाद के जरिए मोदी को बता रहे हैं कि मोदी ने पाकिस्तान को जीत लिया, मोदी ने आतंकी कैंपों पर हमला किया, मोदी ने 100 से अधिक आतंकियों को मारा, सेना ने नहीं मारा, मोदी ने मारा। यह प्रचारित किया जा रहा है और मोदी का आदमकद फोटो, आदमकद तस्वीर हर एक तिरंगे रैली में आपको दिखाई दे जाएगी। एक भी सेनानी की फोटो आपको, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उनकी फोटो या आदमकद प्रतिमा आपको तिरंगा यात्रा में नहीं दिखाई देगी। पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है और नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जो कि ट्रंप के दबाव में आकर के संघर्ष विराम, युद्ध विराम कर देते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे हैं, जब चीन आंख दिखाता है, चीन बंदर घुड़की देता है, तो नरेंद्र मोदी की आंखें नीचे हो जाती हैं और 56 इंच का सीना कम होकर के 28 इंच का हो जाता है। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार हुआ है। चीन ने अपनी सीमा पर अरुणाचल प्रदेश की भारी भूखंड पर कब्जा कर लिया है
सैन्य बल स्थापित कर दिया है, गांव स्थापित कर लिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जमीन को मुक्त कराने के लिए कोई भी सैनिक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सैनिक कार्रवाई करेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। एक छोटे से देश पाकिस्तान को आंखें दिखा करके, 56 इंच का सीना दिखा करके, लाल आंखें दिखा करके कार्रवाई वो नहीं कर रहे हैं, सेना कर रही है। सेना मर रही है, मार रही है, सेना हथियारों को नष्ट कर रही है और भारत के भी सैनिक हथियार नष्ट किए गए हैं, राफेल तक नष्ट किए गए हैं। लेकिन इन खबरों को गोदी मीडिया, विदेश विभाग और मोदी सरकार ने छिपा लिया है, क्योंकि इससे जगहसाई होगी, बदनामी होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी सेना का अपमान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक किसी भी पहलगाम में मारे गए विधवाओं के पास उनके आंसू पोंछने नहीं गए। राहुल गांधी जा चुके हैं, एक नहीं कई के पास जा चुके हैं, आंसू पोंछ करके आए हैं, ढाढ़स दिला करके आए हैं, जिंदगी में नई खुशियां लाने और इस जो कुछ हुआ उसे भूल जाने की प्रेरणा दे करके आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी विधवा से नहीं मिले। वह विधवाएं जो नवविवाहिताएं थी और पहलगाम में मारी गई हैं। पहलगाम के बारे में एक सच्चाई भी हम आपको बताना चाहते हैं और उस सच्चाई का रहस्योद्घाटन किया है कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने। पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अंग्रेजी के बड़े अखबार को लहराते हुए मोदी सरकार से सवाल किया कि खुफिया तंत्र ने, पहलगाम की खुफिया तंत्र ने आपको सूचना दे दिया था कि यहाँ पर आतंकी घटना होने वाली है, यहाँ पर सेना भेजा जाए, यहाँ पर पुलिस बल भेजा जाए, लेकिन नहीं भेजा गया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना और पुलिस भेजने का काम नहीं किया और परिणाम स्वरूप हमारे देश की नवविवाहिताएं विधवा हो गई। 26 से अधिक लोग निहत्थे मासूम मारे गए, आतंकवादियों की गोली के भेंट चढ़ गए। अगर प्रधानमंत्री को जानकारी थी कि पहलगाम में हत्याकांड होने वाला है, आतंकी पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं और वह हत्या को अंजाम देना चाहते हैं, तो उन्होंने वहां पर पुलिस बल या सैनिक बल, अर्धसैनिक बल क्यों नहीं भेजा? मल्लिकार्जुन खड़गे एक जिम्मेदार कांग्रेस के नेता हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, 83 साल उम्र है। वह झूठ नहीं बोलेंगे और सेना के साहस को सलाम करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी ढोल पीटते हैं, सेना के बजाय अपना नाम आगे करते हैं और इस बिसात पर वोट बैंक पुख्ता करने, नया वोट बैंक बनाने के लिए रात दिन कोशिशें करते हैं, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं करते हैं। और उन्होंने अभी तक सेना के साहस का फायदा वोट के लिए नहीं किया है और करेंगे भी नहीं। इस तरह की नीचता का काम भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता है। इसने पहलगाम के पहले पुलवामा का भी फायदा उठाया था और नरेंद्र मोदी ने दहाड़ दहाड़ करके कहा था कि 18 साल की उम्र के जो पहले बार वोट देने आ रहे हैं, उन्हें पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट देना चाहिए, बालाकोट में की गई स्ट्राइक के आधार पर वोट देना चाहिए। मारे गए सेना के जवान 40 से अधिक और उसका फायदा उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी। बालाकोट पर ऑपरेशन करके, बालाकोट पर अटैक करके, उसी तरह से पहलगाम पर जो सेना ने हमला किया है उसका फायदा उठाने के लिए तिरंगा यात्रा चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी का दोहरा
दृष्टिकोण देखिए। सेना का अपमान कर रहे हैं जगदीश देवड़ा, जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के कदमों में सेना झुक गई है। यही देवड़ा कह रहे हैं कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी के कदमों में झुक गई है। कोई नहीं झुका है। विजय शाह, जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह रहा है, उसकी पीठ थपथपाने का काम संघ और बीजेपी के नेता पर्दे के पीछे से कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को अपमानित करना, मुसलमानों की प्रॉपर्टी वक्फ के जरिए छीन लेना आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नीयति है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुसलमानों की मस्जिदों के नीचे मंदिर और शिवलिंग की तलाश करने के लिए मस्जिदों को जमींदोज कर देने, मस्जिदों को गिरा ढहा देने और वहाँ मंदिर बनाने का सिलसिला अयोध्या से शुरू किया, वह सिलसिला अब काशी, मथुरा, संभल और तमाम जगहों पर देखने को आपको मिलेगा। यही इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और जो इनका छद्म राष्ट्रवाद मनोज शाह के जरिए, जगदीश देवड़ा के जरिए सामने आया है, और नाक पोंछने वाले तिरंगे झंडे जैसे ढोंगी के जरिए सामने आया है, इसे आप क्या कहेंगे? सच्चा राष्ट्रवाद वह है जो राष्ट्र को जोड़ता है। सच्चा राष्ट्रवाद वह है जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने, राष्ट्र की तरक्की सुनिश्चित करने का काम करता है। सच्चा राष्ट्रवाद वह है जो देश के 140 करोड़ लोगों के विकास के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए काम करता है। सच्चा राष्ट्रवाद वह नहीं है कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बैंक बढ़ाया जाए। सच्चा राष्ट्र यह छद्म राष्ट्रवाद है, और छद्म राष्ट्रवाद आरएसएस और बीजेपी के खून में निहित है। आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में आज़ादी के दीवानों, आज़ादी के बलिदान देने वाले नेताओं के साथ इनका साथ नहीं था। इनका साथ अंग्रेज़ों के साथ था। ये मुखबिरी और जासूसी करते थे। भारतीय क्रांतिकारियों की बातें, गुप्त बातें यह ब्रिटिश को बताया करते थे, और इसके लिए इन्हें पेंशन मिलती थी। सावरकर को और भी तमाम को मिलती रही होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का छद्म राष्ट्रवाद है, और छद्म राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद के रूप में ढोल पीट करके इस देश की जनता को गुमराह किया जाता है, और वही गुमराह करने का काम तिरंगा झंडा के अंतर्गत किया जा रहा। आपको हम बताते हैं कि सेना को अपमानित करने, राष्ट्र को अपमानित करने, सैनिकों को अपमानित करने का और तिरंगे झंडे को नाक पोंछकर अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन सेना को अपमानित करने के लिए राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अभी तो मुकदमा दर्ज हो ही रहा है, राहुल गांधी की पेशी भी होने वाली है। जिस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे, उस समय 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि अरुणाचल में भारतीय जवानों को चीन की सेना पीट रही है, और यह हकीकत थी। सेना वहाँ पर भारतीय जवानों को मार रही थी, पीट रही थी, और इस बात को कह दिया तो राहुल गांधी के ऊपर एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया लखनऊ में, और उस मुकदमे की सुनवाई 24 मार्च 2025 को हुई। फिर से बुलाया गया है। सेना को अपमानित करने के लिए एक और मुकदमा राहुल गांधी के ऊपर दर्ज कर दिया गया है, उसमें भी राहुल को जाना पड़ेगा। तो सेना को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। और सेना को अपमानित करने के नाम पर राहुल गांधी को घेरा जा रहा, क्योंकि राहुल गांधी ओबीसी जन जागरण कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश में संविधान बचाने
के लिए आंदोलन चला रहे हैं, जगह जगह संविधान सम्मेलन कर रहे हैं। तो उन राहुल गांधी को जिन्होंने लड़ाई शुरू होने से पहले, सीज फायर से पहले जितने भी अटैक हुए, सब में सरकार के साथ खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताकत दिया कि हम आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन आपके साथ है, जो माकूल जवाब है वह कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान पर। और वही राहुल गांधी को अपमानित करने के उद्देश्य, अपमानित करने के आधार पर कि सेना को अपमानित किया है, उन्हें FIR दर्ज किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और हो सकता है कि उन्हें जेल भी भेज दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने सेना को अपमानित किया है, महिला सेनानियों, वीरांगनाओं को अपमानित करने का काम किया है, तिरंगे झंडे में नाक और पसीना पोंछा है, सेना को मोदी के चरणों में झुका दिया है, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शाह के खिलाफ, जी हाँ, विजय शाह जो मंत्री है उसके खिलाफ तो हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू किया, लेकिन हाई कोर्ट को भी धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसके खिलाफ FIR पहले तो दर्ज नहीं की गई, और दर्ज की गई तो उसमें किस लिए दर्ज की जा रही, क्या अपराध किया है, क्या गुनाह किया है, उसे ही नहीं लिखा गया। इसलिए कोर्ट ने लताड़ लगाया तो FIR दर्ज हुई जरूर, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई और अभी तक वह इस्तीफा नहीं दे सका है। तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को इस देश को अच्छी तरह समझना चाहिए। कुकर्म करें ये, सजा भोगे राहुल गांधी, सेना को अपमानित करें ये और सजा भोगे राहुल गांधी। कहाँ का न्याय है? क्या इस न्याय के खिलाफ आप भी खड़े होंगे? हम तो खड़े ही हैं। हम चाहते हैं कि आप भी खड़े हों और 98 करोड़ मतदाता खड़े हों। और हमने वीडियो में जो सवाल उठाया है, अगर उसमें कोई गलत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको स्पष्टीकरण देंगे कि कुछ भी गलत नहीं है, मैंने सब कुछ सही बोला है, किसी पूर्वाग्रह से नहीं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी, शाह, राजनाथ के चाल चरित्र चेहरे, RSS के असली चाल चरित्र चेहरे, इनके फर्जी राष्ट्रवाद का खुलासा मैंने किया है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।